एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल ग्रुप सी पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भों के बारे में कुछ बात की थी। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर इस बिंदु पर आप एक बात का ध्यान रखें। मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था इस श्रृंखला में, तब आपसे मैंने कहा था कि शुरुआती दौर में कांग्रेस का कोई विचारधारात्मक आधार नहीं था, और यदि आप सर्च करेंगे, लिटरेचर के शब्द को देखेंगे कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है, तो दरअसल कांग्रेस का हिंदी अनुवाद है कोई प्लेटफॉर्म या मंच। प्लेटफॉर्म या मंच से आशय ये है कि विभिन्न विचारों के व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस पर आ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और दूसरों के साथ अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, इंस्पायर्ड कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कांग्रेस इतने ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुई थी 1885 में, आज़ादी से पहले। अब दूसरा बिंदु सामने ये आता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है और 1885 से 1905 की जो अवधि है ये भी बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस में उदारवादी भी हैं, कांग्रेस में गर्मपंथी भी हैं, कांग्रेस में ऐसे लोग भी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के सामंतवाद को, ऐसे वर्ग भी हैं जो पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब का एक मिला जुला समूह है वो, तो उनमें कोई निश्चित विचारधारा को खोज पाना बेहद मुश्किल काम था, और दरअसल वो थी भी नहीं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो जो कांग्रेस के गर्मपंथी हैं, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये उभर कर सामने आते हैं, उग्र होते हैं। उदारवादी गोखले और अन्य कुछ नीचे बैठते हैं। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा होता है, ये इतिहास पर दर्ज है, आप लोग एक बार रिव्यू करेंगे, मैं पहले बता भी चुका हूँ तो समझ जाएंगे। बंटवारे का आशय ये नहीं था कि कांग्रेस से अलग हो गए, बल्कि कांग्रेस में दो समूह बन गए, गर्मपंथ और नरमपंथ के। अब आज़ादी की जंग में आप पाएंगे तो कांग्रेस अनेक विचारों का एक समूह है। इसमें उदारवादी भी हैं, इसमें समाजवादी भी हैं, और इसमें उग्र राष्ट्रवादी भी हैं, इसमें उदार राष्ट्रवादी भी हैं। और ख़ास तौर से 1917 में जब सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और सोवियत संघ की स्थापना होती है, और इसके बाद तो कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी उफान आता है, क्योंकि उन लोगों को ही लगा कि क्रांतिकारी माध्यम से भी सत्ता परिवर्तन संभव है। हालांकि इसके पीछे गांधी जी का समर्थन नहीं था, पर दिलचस्प बात यह है कि नेहरू पर ये रंग चढ़ा, उनको जमा, और आज़ादी के बाद तक वो इस बात पर कायम रहे। आगे हम पढ़ेंगे जो लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू की, मैं समझता हूँ, विचारात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान है पॉलिटिकल साइंस को, उस पर हम आएंगे। पर अभी हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति और 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समर्थन के बाद उसकी समाप्ति जब 1919 में होती है और तात्कालीन ब्रिटिश सरकार अपने सारे वादे भुला देती है, तो कांग्रेस में एक उग्र स्वर उभरने शुरू होते हैं। आप देखिए जो देश का क्रांतिकारी आंदोलन है ये भी इस समय उठता है, हिंसक घटनाएं बढ़ती हैं, और इसी दौरान जलियांवाला बाग भी हो जाता है, सैंडर्स की हत्या भी हो जाती है। तो अब ये जो अनेक विचारधाराओं में समाजवादी और उग्र समाजवादी, अब इसको आप कहें,
ये तत्व उभर कर कांग्रेस में उभर रहा है। और लेकिन गांधी इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो किसी भी हालत में हिंसा और क्रांतिकारी समाजवाद के समर्थक के रूप में उभर कर सामने नहीं आते, क्योंकि वो ये मानते हैं उस दौर में कि यदि हिंसा के सहारे कोई सत्ता प्राप्त कर ली भी गई, अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल भी दिया गया, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं होता। आप तुलना कर देखिएगा, गूगल कीजिएगा, उस समय भारत की जो आज़ाद आबादी है और उस समय भारत में जितने ब्रिटिशर हैं, यदि उनका आप अनुपात निकालेंगे तो बड़े आराम से ही हो सकता था। लेकिन ये गांधी, मैं फिर कहता हूँ, ये गांधी की राजनीतिक कौशल, निपुणता और दूरदर्शिता का उदाहरण था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंसा के मार्ग पर जाने से रोका। हाँ, उन्होंने गर्म विचारों का स्वागत किया, उन्होंने क्रांतिकारी बदलावों को असहमति नहीं दी, लेकिन हाँ, उन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक, मानवीय और अहिंसक तरीकों से आगे बढ़ाने पर तवज्जो दी। अब इसी दौरान अनेक बदलाव आए। जैसे मैंने आपको बताया कि बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद 1917 के बाद कांग्रेस में एक वैचारिक स्थिति वो आती है कि समर्थन समाजवाद को दिया जाए अपनी नीतियों में, अपनी कार्यक्रमों में और अपनी मांगों में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो लगातार करती रही है। आगे बढ़ें तो इसकी दौरान आ जाती है मंदी 1930 के बाद। अब क्योंकि विश्वव्यापी मंदी है, शुरुआत यूरोप की जो बड़ी औद्योगिक शक्तियां हैं उनके सामने चुनौती हैं, तो वो अपने तैयार माल को खपाने की कोशिश भारत में कर रहे हैं और उसके प्रयास में वो नीतियां ऐसी बना रहे हैं, योजनाएं ऐसी बना रहे हैं, आर्थिक नियम कायदे कानून ऐसे तय कर रहे हैं जिससे उन्हें लाभ हो और हमारी हानि बढ़ती जाए। भारत में बेरोजगारी, कृषि से मुक्ति, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को देखिएगा, एक लंबे समय तक हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक भूत को अपने कंधों पर ढोया है। आगे बढ़ते हैं, ये दौर निकला द्वितीय विश्व युद्ध। उससे पहले आप अगर ध्यान दें तो जो गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, जो गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेताओं को ब्रिटेन ने बातचीत के लिए इंग्लैंड बुलाना शुरू किया है। और गोलमेज का आशय, गोलमेज प्रतीकात्मक है, इसको समझिएगा। राजनीति विज्ञान का पीजी का स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए, जो वर्गाकार या आयताकार जब मेज होती है ना, तो उसमें एक मास्टर सीट होती है, यानी वहाँ जो व्यक्ति बैठेगा वो परिवार का या पार्टी का मुखिया होगा, बाकी उससे छोटे होंगे। गोल मेज सम्मेलन का आशय ये होता है, क्योंकि मेज गोल है, आप ये नहीं कह सकते वो शुरू कहाँ से हो रही है, गोले का प्रारंभिक बिंदु आप नहीं बता सकते, गणित में आपने पढ़ा होगा। इसका आशय ये होता है सामाजिक दृष्टिकोण से कि सब बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। इसी दौरान ये जब बातचीतें शुरू हुई हैं, भारत ने मजबूती से अपनी डिमांड रखनी शुरू की हैं, वहाँ भी हमें समाजवादी, समाज सुधारक और आर्थिक दृष्टि से लगभग अधिक अधिकार मांगने वाली योजनाओं को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम मजबूती से ब्रिटिश के रख रहे हैं। पार्लियामेंट तो नहीं, कई बार उनके नेता भी हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। हमारी मांग सही जगह पर पहुंच रही है, लेकिन हाँ, उतने इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इसी दौरान 1939 आ गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, 5 साल चलता है। उस समय के घटनाक्रम पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत ने आज़ादी की राह खोल ली थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 वर्ष के बाद, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान एक अलग टुकड़े के रूप में हमसे एक दिन पहले आज़ाद कर दिया गया। अब आज़ादी के बाद की जो हमारी विचारधारा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उस पर चर्चा हम अपने अगले अध्याय में करेंगे।